जी अस्सलाम वालेकुम. Hello viewers and listeners. Today we are discussing an important act, the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act 2006. This is an act of number 7 2006. It was enforced 17 October 2006. An act to provide for proceedings against the employees in the government and corporation service in relation to their efficiency, discipline and accountability. इस कानून को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के मुलाज़म या कॉरपोरेशन सर्विस के मुलाज़म के अगेंस्ट उसकी कारकर्दगी और उसकी डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए ये कानून बनाया गया था, जो कि 2006 में बनाया गया है. इसका प्रियम्बल देखते हैं, जहाँ से इसका मज़ीद मकसद जो है वो वाज़ेह हो जाएगा. प्रियम्बल: वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट एंड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर गुड गवर्नेंस, मफाद आमा और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के लिए ये जहाँ पे ज़रूरी होगा तो कानून बनाया जाएगा. टू प्रोवाइड मेयर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड अकाउंटेबिलिटी of the employees in the government and corporation service and matters connected therewith and or ancillary thereto. बेसिकली गवर्नमेंट के मुलाज़म की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और डिसिप्लिन और उसके अकाउंटेबिलिटी के मामलात को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ भी ज़रूरी होगा और मफाद आमा और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के लिए ज़रूरी होगा तो कानून बनाया जाएगा. इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज. ये कानून अब जो है ना यहाँ से शुरू होता है. Short title: Extent and Commencement and Application. This act may be called the Punjab Employees Efficiency, Discipline and Accountability Act 2006. ये इस कानून का नाम है. It extends to the whole of Punjab. It shall come into force at once. ये जिस वक्त इसका नोटिफिकेशन होगा उस वक्त से ये सारे पंजाब पे नाफिजुल अमल होगा. It shall apply to, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, किन लोगों के ऊपर नाफिजुल अमल होगा. एम्प्लॉयज़ इन द गवर्नमेंट सर्विस, जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनके ऊपर नाफिजुल अमल होगा. इट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज़ इन कॉरपोरेशन सर्विस, या जो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं वो कॉरपोरेशन जिनको गवर्नमेंट रजिस्टर करती है और उसको रेगुलेट करती है, वो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ भी इस कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ उनके डिसिप्लिन को, उनकी एफिशिएंसी को और उनकी अकाउंटेबिलिटी को इस कानून के तहत हम प्रोसीड कर सकते हैं. इस कानून के तहत उनको देख सकते हैं. और तीसरा नंबर पे ये है कि ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है. रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस, चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हों गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशन सर्विस के. लेकिन इसमें शर्त ये है कि प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर इनिशिएटेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग देयर सर्विस, या तो वो सर्विस में हो उस वक्त उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जा चुकी हो, और विद इन 1 ईयर ऑफ देयर रिटायरमेंट, या कोई मुलाजम जो है वो अब रिटायर हो चुका है, अब उसकी रिटायरमेंट को 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, तो उस दौरान भी उस मुलाजम को इस कानून के तहत किसी भी इल्ज़ाम के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है. बशर्त ये है कि अगर 1 साल से ज़्यादा उसकी रिटायरमेंट को टाइम गुजर चुका है तो फिर उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा. आगे डेफिनेशन आ जाती है इसकी. इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और द कॉन्टेक्स्ट, अगर सियाको सबाक या मौजू में कुछ मनाफी दर्ज है, यानी कोई और चीज़ लिखी हुई है, तो फिर उसको भी साथ मिला के पढ़ेंगे. अदरवाइज़ एक्यूज़ की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इसी डेफिनेशन को एक्यूज़ समझा जाएगा. अगर सियाको सबाक में कुछ और भी एक्यूज़ के हवाले से दिया गया है तो उसको भी हम इसके साथ मिला के पढ़ेंगे. एक्यूज़ मीन्स अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय एंड अगेंस्ट होम एक्शन इज़ इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट. एक्यूज़ बनने के लिए किसी भी शख्स का ये ज़रूरी है कि वो हुकूमत का मुलाजम हो, तो इसके अलावा वो इस कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई हो, फिर उसको हम इस कानून के मुताबिक एक्यूज़ कहेंगे. वैसे तो कोई भी मुलाजम एक्यूज़ नहीं होता, लेकिन जब इस कानून के तहत उसके ऊपर किसी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और वो गवर्नमेंट का मुलाजम है या भी उसकी रिटायरमेंट को 1 साल नहीं हुआ तो वो मुलज़म कहलाएगा. एपलेट अथॉरिटी. Appellate authority means authority next above the competent authority to which an appeal lies against the order of the competent authority. इसको समझने के लिए आप 3 चीज़ें समझ लें कि एक एम्प्लॉय है और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और एक उसकी एपलेट अथॉरिटी है. जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे सकता हूँ कि एक ग्रेड 17 का मुलाजम है, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो
एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो सकता है डिपार्टमेंट का। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उस ग्रेड 17 के मुलाजिम के ख़िलाफ़ कोई भी हुक्म जारी करता है, तो वो मुलाजिम उस हुक्म के ख़िलाफ़ अगर अपील करना चाहता है तो वो अपीलेट अथॉरिटी को करेगा, जो कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से ऊपर वाली अथॉरिटी होनी चाहिए। आप इसको तकरीबन समझ गए होंगे। आगे है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय आर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़। किसी एक मुलाजिम के लिए या किसी एक मुलाजमिन के दर्जे के लिए मीन्स एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड एज सच बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आर अंडर द रूल्स एज मे बी अप्लीकेबल टू सच एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मुराद वो अथॉरिटी है जो किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत पे रखने की अहल है और इसका तयन हुकूमत करेगी या वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी जिसका वो मुलाजिम है, या उनके रूल्स के अंदर ये लिख दिया जाएगा कि किस दर्जे के मुलाजिम के लिए कौन सी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। मिसाल के तौर पर इस तरह लिख सकते हैं कि एक 9th स्केल के बंदे के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ग्रेड 17 का ऑफिसर होगा, और ग्रेड 17 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्रेड 20 का ऑफिसर होगा। इस हवाले से या उनके सर्विस रूल्स में इसको लिखा जा सकता है, या गवर्नमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अपने नोटिफाई कर दे, डिक्लेयर कर दे कि ये हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। चार्ज से मुराद क्या है जी? इल्ज़ाम, इसको हम समझ सकते हैं। चार्ज मीन एलिगेशन फ्रेम्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। जो भी शख्स एक्यूज बना है उसके ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनको कानून की ज़ुबान में चार्ज कहा जाता है। परटेनिंग टू एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन कॉग्निजेबल अंडर दिस एक्ट। इस कानून के तहत कोई ऐसी चीज़ें जिनको कोई शख्स करने का कानून पाबंद है, उसने अगर वो नहीं किया तो उसने ओमिशन की है, यानी कि उसने उस काम को ओमिट कर दिया है, वो लेकिन वो कानून पाबंद था लेकिन उसने नहीं किया। और कमीशन में ऐसे है कि कोई बंदा किसी काम को कानूनन करने का पाबंद नहीं था, यानी कि लेकिन उसने फिर भी वो काम किया, तो उसने वो कोई काम कमिट किया है। कमीशन ऑफ एक्ट्स एंड कमीशन ऑफ एक्ट्स अंडर दिस एक्ट कॉग्निजेबल अंडर दिस एक्ट। चार से मुराद वो इल्ज़ाम है जो किसी शख्स के ऊपर लगाया गया है कि उसने किसी काम को करना था, उसने नहीं किया, और किसी काम को उसने नहीं करना था लेकिन उसने वो काम किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर मीन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स चीफ मिनिस्टर। हाईएस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, या इन रिलेशन टू एनी एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये इस तरह हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर खुद तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो अपने से नीचे वाले मुलाजमीन हैं, वो डिटर्मन कर सकता है कि एक ग्रेड 17 के ऑफिसर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ग्रेड 20 का ऑफिसर होगा, और ग्रेड 20 के ऑफिसर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी होगा। ये चीफ मिनिस्टर तय कर देता है। इसको दोबारा पढ़ें आप ज़रा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एक्सरसाइज द पावर्स of the competent authority under this act, provided that such officer or authority shall not be inferior in rank to the appointing authority prescribed for the post held by the employee against whom action is to be taken। बेसिकली मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक एम्प्लॉय है, एक उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, फिर एक उस एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फिर एक उस एम्प्लॉय की अपीलेट अथॉरिटी है। अब इसको आप ऐसे समझें कि एम्प्लॉय की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अक्सर औकात उसकी वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे ले लें कि 20 स्केल 17 का जो मुलाजिम है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ग्रेड 20 का मुलाजिम है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कह सकते हैं। वही उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और वही उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद ये समझ लें कि जिस बंदे ने उसको मुलाजमत पर रखा है वही कॉम्पिटेंट है कि वो उसके किसी भी मामले के ऊपर हुक्म जारी करे, उसकी इनएफिशिएंसी के ऊपर हुक्म जारी करे, उसकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई हुक्म जारी करे, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह उसी के अकाउंट से निकल कर उस मुलाजिम को मिलती है। यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का किरदार जो है वो एक फादर की तरह है, और जो अपीलेट अथॉरिटी का किरदार है वो एक ग्रैंडफादर की तरह है। तो एम्प्लॉय, फिर उसकी आ जाएगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है,
और उसके बाद एक एपलेट अथॉरिटी आ जाती है। अगर वो कोई भी मुलाजम अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी हुक्म के ख़िलाफ़ कोई अपील करना चाहता है तो वो फिर एपलेट अथॉरिटी को अपील करेगा।